अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था 6.1। आज हम सॉल्व करेंगे 6.2, जो कि बेसिकली 6.1 जैसा ही क्वेश्चन है, जिसमें हमने लेजर्स बनाए थे, उसकी क्लोजिंग निकाला था और फिर जो है हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था। उसी की जैसा ये 6.2 है। इसमें भी इन्होंने जो है हमें बोला है कि हमें लेजर्स बनाने हैं, यानी कि अकाउंट्स बनाने हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। उसके बाद क्लोजिंग निकाल के ट्रायल बैलेंस बनाकर इनको दिखाना है। बस ट्रांजेक्शन्स पहले से थोड़ी ज़्यादा हैं, बाकी सवाल भी बिल्कुल उसी तरह हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 6.2। Enter the following transactions of an antique shop in the accounts and extract the trial balance as at 31st March 20x6। 31st March 20x6 की ट्रांजेक्शन्स हैं सारी, जो कि हमें 1 मार्च से 31 मार्च तक की दी हुई हैं। इसके लेजर्स बनाने हैं, क्लोजिंग निकालनी है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। 1 मार्च से शुरू करते हैं। स्टार्टेड इन बिजनेस विद 8,000 पाउंड इन द बैंक। तो हमेशा की तरह पहली ट्रांजेक्शन में ये बताते हैं कि इन्होंने बिज़नेस किस तरह स्टार्ट किया है, किस के ज़रिए किया, बैंक, कैश वगैरह। तो इसी तरह इन्होंने बताया। तो कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है और बैंक में पैसे इंक्रीज़ हुए हैं, क्योंकि हमने पैसे इन्वेस्ट किए बिज़नेस के अंदर। तो बिज़नेस के लिहाज से हमारे पास पैसे आए हैं। हमारे पर्सनल अकाउंट से गए हैं तो वो हम इसमें नोट नहीं करते, क्योंकि हमारे बिज़नेस के लेजर्स हैं। तो बिज़नेस के हवाले से देखें तो हमने पर्सनल अकाउंट से निकाल के बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो बिज़नेस में हमारे पास पैसे इंक्रीज़ हुए हैं। तो मैंने ये शुरू की मैंने यहाँ पे टी अकाउंट्स बना के रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा, देखते हैं कितने यूज़ होते हैं। और शुरू के 4 थोड़े से बड़े रखे हैं, क्योंकि कैश, बैंक, परचेज और सेल, ये 4 आपके ऐसे हैं जो मैक्सिमम यूज़ होते हैं, इसलिए ये 4 जो है हम शुरू में लिखेंगे। तो बैंक एक मैंने बना दिया बैंक का, एक बना देते हैं कैश का, और नीचे हम बना देते हैं कैपिटल का, बिकॉज बराबर वाले दो जो है मैं परचेज और सेल्स के लिए रख रहा हूँ, वो बाद में आएंगे तो जब बना लेंगे। तो सबसे पहले बैंक में से स्टार्ट किया है। तो बैंक में हमारे पास 8,000 पाउंड आए हैं, तो डेबिट होगा। तो 1 कैपिटल में 8,000 आए हैं। और कैपिटल में जब इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट साइड पे होता है। तो बैंक 8,000। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट। उसके बाद 2 मार्च को आते हैं। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्सनस: एल फ्रैंक, जी बायर्स, पी ली। ये 3 बंदों से हमने गुड्स बाय किए हैं क्रेडिट पे, यानी कि उनको अभी हमने पैसे नहीं दिए हैं। तो ये हमारे परचेजिंग है ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक परचेज का बना देता हूँ और इसमें रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी हमारी परचेज होती है तो वो हम अपने डेबिट साइड पे लिखते हैं, और परचेज रिटर्न होता है तो वो हमारा क्रेडिट साइड पे आता है। तो यहाँ पे हमने परचेजिंग की है, तो हम यहाँ पे डेबिट वाले साइड पे लिखेंगे एल फ्रैंक, जिससे हमने 550 की परचेजिंग की। और उसी सेम डेट को जी जी बियर्स से हमने 290 की परचेजिंग की। फिर है हमारा पीली, जिससे हमने 610 पाउंड की परचेजिंग की है। तो यहाँ पे परचेज में हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब इनका क्रेडिट वाला साइड भी कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि ये हमारे क्रेडिटर हैं, अकाउंट पेबल हैं, हमें इनको पे करना है। तो ये क्रेडिट वाले साइड पे इनकी वैल्यूज़ लिखी जाएंगी इनके पर्सनल अकाउंट्स में। तो इनके मैं पर्सनल अकाउंट्स तीनों के बना देता हूँ यहाँ पर: एल फ्रैंक, जी बियर्स, पीली। और ये हमारा परचेजिंग का यहाँ पे ताल्लुक है, तो परचेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एल फ्रैंक से हमने 550 परचेज, जी बियर से 290 परचेज, पीली से 610 पाउंड्स। तो सेकंड ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई। डेबिट वाले साइड भी हमने नीचे बता दिया कहाँ पे हो रहा है, और क्रेडिट वाला साइड भी कहाँ हो रहा है। हर ट्रांजेक्शन के 2 पहलू होते हैं, एक जगह पे डेबिट, दूसरी जगह पे क्रेडिट। दोनों सेम नहीं हो सकता, दोनों जगह पे क्रेडिट या दोनों जगह पे डेबिट नहीं हो सकता। अगर कहीं पे डेबिट हो रहा है तो कहीं पे क्रेडिट भी होगा। उसके बाद डायरेक्ट 5 मार्च पे आ जाते हैं। कैश सेल्स 510 पाउंड्स। तो यहाँ पे हमने सिंपल, इन्होंने 2 वर्ड में ये बताया कि हमने यहाँ पे सेल्स की है कैश पे, किसी को सामान बेचा है कैश पे, यानी नकद पैसों पे, उसने हमें फ़ौरन पैसे दे दिए। तो यहाँ पे मैं एक सेल्स का बना लेता हूँ। और सेल्स जब भी होती है, हमें पता है, हमने पीछे टी अकाउंट स्टडी किए हैं, जब भी सेल्स होती है वो हमारे क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है। जब भी सेल्स रिटर्न होता है, यानी कि रिटर्न जो है इनवर्ड्स होता है, वो हमारा डेबिट वाले साइड पे आता है। तो यहाँ पे हमारी जो है कैश से सेल्स हुई है, तो मैं 510
यहाँ पे लिख लेता हूँ। और कैश वाली साइड में मैं इसकी ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा। पैसे हमारे पास आए हैं क्योंकि हमने सामान यहाँ पे बेचा है, तो सेल्स 510। उसके बाद आ जाते हैं 6 मार्च को, पेड वेजेस इन कैश 110 पाउंड्स। वेजेस एक तरीके का आपका एक्सपेंस होता है, जिसने आप जो आपने पे किए हैं, तो आपके पर लाइबिलिटी थी, वो आपको पे करने थे, पेबल थे, तो वो अब आपका एक्सपेंस बन चुका है। तो मैं यहाँ पे वेजेस का एक बना लेता हूँ नीचे, ठीक है। और हमने इनको कैश के ज़रिए 120 पे किए हैं, कैश के ज़रिए 110 पे किए हैं। तो मैं यहाँ पे कैश में जो है सबसे पहले क्रेडिट कर देता हूँ, क्योंकि कैश हमारे पास से गया है। तो वेजेस पे गया है, तो 110। और वेजेस क्योंकि हमारा एक्सपेंस होता है और वो हमने पे कर दिया है, तो हमारा यहाँ पे डेबिट वाली साइड पे लिखा जाएगा हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है, यानी कि अब हमने उसको पे कर दिया है। तो यहाँ पे कैश के ज़रिए 110। आई थिंक हमने एक्सपेंस वाला भी टॉपिक कवर नहीं किया था, इसलिए ज़्यादा मैं एक्सपेंस का जिक्र नहीं करता। 7 मार्च, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जेसनो, के पार्क, बी टाइलर। तो इनको हमने कुछ गुड्स बेचे हैं, सेल्स किए, पहले वालों से ख़रीदे थे, इनको बेचे हैं क्रेडिट पे, तो यहाँ पे सेल्स हुई हैं। तो मैं यहाँ पे सेल्स वाले पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ 7 के। सबसे पहले का नाम है जे स्नो, जिससे हमने 295 की सेल की है। और के पार्क को हमने 360 पाउंड का सामान बेचा है। और बी टाइलर को 640 पाउंड्स का। और क्योंकि ये हमारे डेप्टर्स हैं, इन्होंने अभी हमें पैसे नहीं दिए हैं, इन पे लाइबिलिटी है हमारी, ये हमें फ्यूचर में पैसे देने वाले हैं, तो ये हमारे डेप्टर्स हैं। मैं इनके भी अलग अलग अकाउंट बना के इनके डेबिट वाली साइड पे इनकी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। तो जे स्नो, के पार्क, बी टायलर। और डेबिट वाली साइड पे इनकी वैल्यूज़ आएगी जे स्नो 295, सेल्स हुई थी, सेल्स का रिलेशन है 295 जे स्नो के साथ। सेम गोज विद के पार्क, सेल्स वैल्यू है 360, बी टाइलर 640। 7 की ट्रांजेक्शन कंप्लीट। उसके बाद आ जाते हैं 9 को हुआ है बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट, बाउट गुड्स फॉर कैश 120 पाउंड। तो 9 वाली को हम जो है गुड्स हमने यहाँ पे कुछ बेचे हैं कैश पे 120 पाउंड के। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैश वाले में से, क्योंकि हमने यहाँ पे सोल्ड किया है, परचेज किया है, तो हमारे पास यहाँ से पैसे जाएंगे, तो हम यहाँ पे डिडक्ट कर लेते हैं 9 कैश 120 पाउंड, ठीक। और इसी के साथ जो है मैं यहाँ पे परचेजिंग वाले में इसको डेबिट वाली साइड पे लिख लेता हूँ, क्योंकि हमने कुछ गुड्स परचेज किए हैं, तो हमारे पास जो है वो चीज़ आई है। बल्कि मैंने यहाँ पे कैश के अंदर कैश लिख दिया, यहाँ पे परचेज लिखना था, कैश हमारा परचेज में लिखा जाएगा। कैश 120 पाउंड। तो 9 की ट्रांजेक्शन कंप्लीट। उसके बाद 10 पे आ जाते हैं। 10 मार्च को, बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जी बेयर्स पीली। तो जी बेयर्स और पीली से हमने फर्दर और सामान बाई किया है, क्रेडिट पे परचेजिंग की है। तो यहाँ पर भी जो है मैं यहाँ पे परचेजिंग को नोट कर लेता हूँ। 10 को यहाँ पे जी बेयर्स से हमने और लिया है 410, बाकी पी ली से हमने 1240। और क्योंकि हमने इसको जो है परचेजिंग की है क्रेडिट पे, तो हम इनके अकाउंट में भी ये मेंशन कर देते हैं। 10 को हुआ है, और ये जो मैं शुरू में नंबर लिख रहा हूँ 10, 9, 8 वगैरह, ये आपकी डेट्स हैं, डेट के हिसाब से, ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि ये ट्रांजेक्शन उसको ढूंढनी ना पड़े, वो फ़ौरन नंबर देखेगा। 2 ट्रांजेक्शन रीड की, वो देखेगा 2 नंबर कहाँ है, तो उसको पता चल जाएगा ये 2 वाले की ट्रांजेक्शन लिखी है। तो ये इस तरह आप नंबर मेंशन कर दिया करें डेट के हिसाब से। तो ये मैं इंडेक्सिंग नहीं दे रहा, ये मैं डेट दे रहा हूँ। ओके, तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ आपको। तो यहाँ पे हमने परचेज़ किया है 410 का, और पीली के साथ भी परचेज़ हुआ है 1240 पाउंड।
उसके बाद आ जाते हैं अगली ट्रांजेक्शन में 12 मार्च को पेड वेजेस इन कैश 110 पाउंड, और इन्होंने वेजेस पे किए हैं 12 को, जिसकी अब वैल्यू है 110। पहले भी 110 थी, इस बार भी इन्होंने 110 पे किया है, तो सेम वापस यहाँ पर जो है वैल्यू होगी। उसके बाद आ जाते हैं 13 को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू के पार्क 610 पाउंड, बी टाइलर 205 पाउंड। तो इन दोनों को हमने और फर्दर सामान बेचा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सेल्स वाले में रिकॉर्ड कर लेता हूँ 13 डेट डाल के। 13 को मैंने के पार्क को 610, बी टाइलर 205। तो मैं इनके पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि ये हमारे डेप्टर्स हैं, इन्होंने हमें पहले के भी और ना ही इसके पैसे दिए हैं, तो मैं इनके पर्सनल अकाउंट में भी लिख लेता हूँ 610 और 205 बी टाइलर। ये हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट। उसके बाद आते हैं 15 मार्च को अबाउट शॉप फिक्सचर्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम शॉप एलटीडी 740 पाउंड। हमने कुछ फिक्सचर्स बाय किए हैं क्रेडिट पे शॉप एलटीडी से। तो ये हमारा परचेज़ नहीं है, ये हमारा सिर्फ फिक्सचर्स में हम लिखेंगे, इस फिक्सचर्स का एक अकाउंट बनाएंगे। तो परचेज और सेल्स का मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो खाली हम उसमें लिखते हैं जहाँ पे गुड्स का जिक्र होता है, जहाँ पे बाय अबाउट गुड्स सेल्स गुड वगैरह होता है। बाकी हर चीज़ में हम परचेज और सेल्स को इंक्लूड नहीं करते। तो मैं एक फिक्सचर्स का और एक स्टॉप एलटीडी का टी अकाउंट बना लेता हूँ। फिक्सचर्स स्टॉप एलटीडी। तो फिक्सचर्स हमारे पास इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि हमने बाय किया है। तो फिक्सचर्स में मैं वैल्यू डाल देता हूँ स्टॉप एलटीडी 740, बिकॉज वो हमने क्रेडिट पे बाय किया है। स्टॉप एलटीडी 740 आई गेस 740। तो और 15 की ये ट्रांजेक्शन है। डेट भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ओके, और 15 फिक्सचर्स लिए हैं इनकी शॉप से हमने 740 के। ठीक है, तो 15 की ट्रांजेक्शन कंप्लीट। उसके बाद 17 पे पेड जी बेयर्स बाय चेक 700 पाउंड। तो 700 पाउंड हमने जी बेयर्स को पे किया है क्योंकि हमने उससे सामान परचेज़ किया था क्रेडिट पे। तो 17 को हम यहाँ पर किसके ज़रिए हमने पे किया है, चेक के ज़रिए, यानी कि बैंक। और टोटल अमाउंट हमने पे की है 700। तो इनका खाता हमने क्लियर कर दिया है। और क्योंकि हमने बैंक से पे किए हैं तो बैंक में से वो पैसे डिडक्ट भी होंगे। तो मैं यहाँ पे उस बंदे का नाम लिख देता हूँ जिसको हमने पैसे दिए हैं और अमाउंट लिख लेता हूँ। ठीक है, 17 की ट्रांजेक्शन कंप्लीट। 18 को आते हैं वी रिटर्न गुड्स टू पीली 83 पाउंड। तो यहाँ पर हुआ है परचेज रिटर्न, क्योंकि कुछ हमने परचेज़ किया था, अब हमने को समझ नहीं आया किसी और वजह से हमने पीली को वापस कर दिया है। तो हमारे पास परचेज रिटर्न हुआ है, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड हुआ है। और वो हम यहाँ पे परचेज वाले क्रेडिट वाले सेक्शन में नहीं लिखेंगे, उसका एक पर्सनल अलग से अकाउंट बनाएंगे, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। मैं दोनों लिख लेता हूँ जो आपको सही लगे, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। आप दोनों बोल सकते हैं इसको, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसी के साथ जो है मैं अब इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। ये हुआ है 18 को। पी ली के अकाउंट में सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 18 परचेज रिटर्न। ये मैंने पी आर जो लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म में परचेज रिटर्न का, जगह की वजह से मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। परचेज रिटर्न हुआ है 83 का। तो यहाँ पर जो है वो, क्योंकि हमारा यहाँ पे अकाउंट मैनेज होगा, वो 83 यहाँ से डिडक्ट होंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। और परचेज रिटर्न वाले सेक्शन में भी मैं लिख लेता हूँ, वहाँ से क्रेडिट कर देता हूँ। एटीन डेट पी ली 83। उसके बाद आ जाते हैं 21 को पेड स्टॉप एलटीडी या चेक फॉर 740 पाउंड। स्टॉप एलटीडी से जो हमने फिक्सचर्स लिए थे उसको हमने पे कर दिए हैं बैंक के ज़रिए। तो बैंक में से सबसे पहले मैं यहाँ पे डिडक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि स्टॉप एलटीडीज़ को हमने पे किए हैं। स्टॉप एलटीडी
£740। तो £740 स्टॉक एलटीडी को हमने पे कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, बैंक के ज़रिए हमने £740 आपको भेज दिए भाई। तो 21 की यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट। उसके बाद आ जाते हैं 24 को। बी टाइलर पेड अस हिज अकाउंट बाय चेक। तो बी टाइलर ने हमें पे किए हैं चेक के ज़रिए। बी टाइलर हमारा था बेसिकली डेप्टर, जिसने हमसे सामान ख़रीदा था क्रेडिट पे। तो हमारे पास बैंक में उसने हमें चेक के ज़रिए पैसे दिए हैं, तो हमारे पास बैंक में पैसे इंक्रीज़ हुए हैं। तो 24 बी टाइलर ने भेजे हैं, तो बी टाइलर का नाम आएगा। और 845 उसने भेजे हैं। तो बी टाइलर के अकाउंट में हम यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं 24 बैंक 845, ठीक, क्योंकि उसने हमें पैसे भेज दिए हैं। तो अब यहाँ से उसके क्रेडिट वाले साइड पे लिखा जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि वो हमारा डेप्टर था। 27 मार्च को वी रिटर्न गुड्स टू एल फ्रैंक £18। तो हमने यहाँ पे एक और परचेज रिटर्न किया है एल फ्रैंक को £18 का। एल फ्रैंक को £18 का 27 को हमने परचेज रिटर्न किया है। P.R 7018 परचेज रिटर्न में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एल फ्रैंक 18। उसके बाद आ जाते हैं 30 को। जी प्रिंस लेंट अस 1000 बाय कैश। तो जी प्रिंस ने हमें जो है लैंड यानी कि लोन दिया है कैश का £1000। तो हमारे पास £1000 सबसे पहले कैश इंक्रीज हुआ है। तो मैं यहाँ पे 30 लिख कर जी प्रिंस का नाम लिख कर 1000 लिख लेता हूँ कि उसने हमें भेजे हैं। और फिर जो है हम जी प्रिंस जो हमारा है क्रेडिटर है, उसको हमें पैसे बाद में देने होंगे। जी प्रिंस का हमारे पास कोई अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो मैं एक अकाउंट जी प्रिंस के नाम का क्रिएट कर लेता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, जी प्रिंस। तो जी प्रिंस में हमारे पास वैल्यू आएगी 30 डेट को बैंक के ज़रिए 1000, बल्कि कैश है। तो कैश के ज़रिए उसने हमें 1000 दिए हैं। तो 30 की ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसके बाद आ जाते हैं 31 को। इन्होंने यहाँ पे 31 लास्ट ट्रांजेक्शन है बॉट अ वैन पेइंग बाय चेक £6250। तो यहाँ पे एक वैन बाय की है चेक के ज़रिए £6250। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक में जो है यानी कि पैसे यहाँ से डिडक्ट होंगे बैंक में से। 31 को पैसे यहाँ पे डिडक्ट होंगे बैंक में से वैन के लिए 6250। और वैन का एक हम अकाउंट बना लेते हैं, यहाँ पे वैन का भी अकाउंट नहीं है। वैन 31 बैंक के ज़रिए 6250 थी आई गेस प्राइस। तो यहाँ पे हमारे सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होती हैं। इसके बाद अब हम बनाएंगे क्लोजिंग और उसका फिर हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो चलिए अब निकालते हैं हम क्लोजिंग का मेथड अगर आपने पिछले सवाल में देखा है तो सही, वरना मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्लोजिंग के लिए दोनों साइड का टोटल करते हैं, डेबिट और क्रेडिट वाले साइड का। तो मैं यहाँ पे 8450 यहाँ पे हो गया 8845। और यहाँ का हम कैलकुलेट कर लेते हैं 700 प्लस 740 प्लस 6250। तो यहाँ पर आया है 7690। तो ये बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कितने की कमी है, 1155। तो यहाँ पे हमारे पास 1155 जो है उसकी कमी है, तो जो हमें पूरी करनी है। तो बैलेंस C/D 1155। और ये हमारी होगी 31 को, बिकॉज ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 31 हम इसलिए लिखे जाते हैं डेट में क्योंकि 31 हमारी आखिरी डेट होती है महीने की। तो उस दिन हम जो है सारा अकाउंट लेके बैठते हैं, क्लोजिंग निकालते हैं कि देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिसिंग है, कितना हमें अगले महीने में पूरा करना है। क्योंकि अगर दोनों साइड इक्वल नहीं आई तो मतलब कमी बेशी है कहीं पे, तो वो हमें पूरा करने के लिए हम 31 की डेट डालते हैं, ताकि जब हम अगले महीने की जब हम लेजर्स बनाएंगे मार्च या अप्रैल की, जब हम लेजर्स बनाएंगे तो सबसे पहले इसको लिखा जाएगा 1 डेट डाल के।
जैसे यहाँ पे हमने 1 को कैपिटल लिखा था तो वहाँ पे 1 पे सबसे पहले बैलेंस B/D लिखा हुआ होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरीड डाउन यानी कि बैलेंस हमने निकाल लिया है क्लोजिंग, और बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि अगले महीने में वो हमें पूरा करना है। तो अगले महीने की जब बनेगी हमारी लेजर्स तो उसमें बैलेंस B/D लिखा जाएगा। वो वहाँ पे कुछ इस तरह लिखा जाता है। मैं एक सैंपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। बैलेंस B/D 1155 इस तरह, और जिस साइड पे हमारा क्लोजिंग निकला होता है उसके अपोजिट साइड पे हमारा ये बैलेंस B/D लिखा जाता है। तो अब ये हो जाएगा 8845। तो इसी के साथ अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। 1510 1510 हो गया ये, और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि कल भी हमने डायरेक्ट लिखा था तो पिछली वीडियो में, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। आज हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ कमी है, काफ़ी ज़्यादा कमी है। देखते हैं कि कितने का डिफरेंस आ रहा है इसमें। 1170 का डिफरेंस आ रहा है, तो 1170 हमें पूरा करना है। बैलेंस C/D 1170 अगले महीने हमें पूरा करना है, तो जब ये जाके 1510 हो जाएगा। और परचेज़ का तो हमारा पूरा पूरा जाता है क्योंकि परचेज़ रिटर्न और सेल्स रिटर्न के हमारे बनते ही अलग हैं कॉलम। तो 550 प्लस 290 प्लस 610, मैंने आपको बताया था परचेज़ और सेल्स ऐसे अकाउंट्स हैं जो हमेशा ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, बिकॉज इनकी दूसरी साइड जो होती है वो हमेशा खाली होती है, उसके अलग अकाउंट बनते हैं इसी वजह से। 3220, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं बैलेंस C/D 3220। और सेल्स का भी सेम इसी तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 510 प्लस 295 प्लस 360 प्लस 640 प्लस 610 प्लस 205, ये बन गया 2620। तो बैलेंस C/D 2620, और बैलेंस हमेशा वहाँ निकलता है जहाँ पे हमारे पास पैसे कम होते हैं। जैसे यहाँ पे 8845 आ रहे थे, तो यहाँ पर कुछ कम आ रहे थे, 7000 समथिंग आ रहे थे, तो यहाँ पे पैसे कम थे, तो हमें इसको पूरे करने पड़ेंगे 8845, जब जाके हम बोलेंगे कि हमारा अकाउंट बिल्कुल बराबर है। अब ये 8845 नहीं आ रहा है यहाँ पे, यानी कि कुछ कमी बेशी है, किसी ने हमें पैसे नहीं दिए, कोई हमारे पास ऐसा बंदा है बायर या सेल, कोई बायर है या कोई सेलर है जिसको हमने पैसे नहीं दिए या नहीं लिए, इसी वजह से हमारा अकाउंट मेंटेन नहीं हुआ। जब सारे क्रेडिटर हमें पैसे दे देंगे, जब जब सारे क्रेडिटर को हम पैसे दे देंगे और जब सारे डेब्टर हमें पैसे दे देंगे, तो ये अकाउंट सारे बिल्कुल मेंटेन हो जाएंगे। तो इसी वजह से जो है बैलेंस हम जो है कम वाली साइड पे निकालते हैं क्योंकि वो हमें पूरा करना होता है। तो ये कैपिटल का सिंपल 8000 आएगा टोटल, यहाँ पे 8000, और बैलेंस C/D 8000। इसी तरह कैपिटल का भी है, अगर कैपिटल का ड्राइंग होता है विड्रॉ, तो वो भी उसका भी एक अलग बनता है, वो भी हम कैपिटल वाले में डेबिट वाले साइड पे नहीं लिखते। 550, तो यहाँ पर हमारे पास कितने की कमी है, 550 में से 18 माइनस करने हैं, तो ये हो जाएगा 532। इतना तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बैलेंस C/D 532 हमें पूरे करने हैं। इसके बाद हम यहाँ का निकालते हैं, तो 700 ये बिल्कुल अकाउंट क्लियर है, इसमें कोई बैलेंस नहीं निकलेगा। यहाँ पे है 83 और यहाँ पर है 610 प्लस 1240, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। चेक कर लेते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है। 1767 तो 1767 यहाँ का क्लोजिंग है, तो ये 1850 बन जाएगा जब ये अमाउंट इधर आ जाएगी। ये आ गया हमारे पास 110 110 220 220, बैलेंस C/D 220। इंशाल्लाह आज वाले सवाल में हमारा बिल्कुल ट्रायल बैलेंस में इक्वल आएगा। आई डोंट थिंक सो कहीं मिस्टेक करी है हमने। 610 360, इसको भी मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, मैं पहले खुद ही प्लस कर लेता हूँ, कोई रिस्क नहीं लेना। 970 यहाँ पे पूरे करने हैं, तो बैलेंस हमारा पूरा आएगा 970। बैलेंस कैरीड डाउन 970। 845
यहाँ पे 845 बी टाइलर का अकाउंट यहाँ पे क्लियर है बिल्कुल। 740 बैलेंस C/D 740 पूरे करने हैं। इनका भी अकाउंट क्लियर है। स्टॉप LTT का हमने पैसे दे दिए थे इनको। 83 + 18 9 ये हो गया 101। ठीक, यहाँ पे भी 101 पूरे करने हैं। थाउजेंड और इसके बाद है वैन 6250 पूरे ही करने हैं। तो सारी क्लोजिंग हमारी निकल चुकी है। अब हम इसके बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का मैंने आपको रूल बताया था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको वापस बता देता हूँ कि जहाँ ट्रायल बैलेंस में बहुत से मैंने देखा है कि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें कि ट्रायल बैलेंस में वैल्यूज़ कहाँ लिखी जाएगी, कि हमें कैसे पता चलेगा कि डेबिट में लिखना है क्रेडिट पे लिखना है। तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले कि या तो आपको इनकी नेचर मालूम हो, कि हमें पता है कैश डेबिट इन नेचर होता है, जब भी इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। कैपिटल क्रेडिट इन नेचर होता है, जब भी बढ़ेगा क्रेडिट होगा। परचेज डेबिट इन नेचर होता है, जब भी बढ़ेगा, बढ़ने वाला देखते हैं घटने वाला नहीं, बट जब परचेज जब भी होगा बढ़ेगा डेबिट में आएगा। सेल्स जब भी बढ़ेगा, सेल जब भी होगी क्रेडिट में आएगी। तो या तो इस तरह आपको कोई सबकी नेचर पता हो, लेकिन कभी कभार एग्जाम में ऐसा आ जाता है कोई नया वर्ड आ जाता है तो हमें नहीं पता होता कि वो वर्ड है क्या। जैसे कि कैरेज आ गया, तो कैरेज वगैरह आप यही सोचते रह जाएंगे कैरेज है क्या, एक्सपेंस है क्या है, कोई वर्ड है, कोई चीज़ है वगैरह। तो इस टाइप के बहुत से वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसके आसान टेक्निक ये है कि आपको पता करने की कि हम जो है ट्रायल बैलेंस में निकालेंगे ये कहाँ, क्योंकि क्लोजिंग का तो आपको पता है क्लोजिंग वहाँ निकलेगी जहाँ पे हमें पैसे कम लग रहे हैं। जिस साइड पे पैसे कम आएंगे डेबिट या क्रेडिट में से, वहाँ पर क्लोजिंग निकल जाएगी। ट्रायल बैलेंस में जिस साइड पे क्लोजिंग निकलती है उसके अपोजिट साइड में जाती है वैल्यू। जैसे कि कैश में हमने क्लोजिंग क्रेडिट वाले साइड पे निकाली हुई है, तो ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट वाले साइड में जाएगा। तो इसका उलट देखना होता है। तो देखें ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ रहा है, क्रेडिट वाले साइड पे लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस में अपोजिट साइड में डेबिट वाले साइड पे जाएगा। तो हमें पता है कैश डेबिट इन नेचर होता है। तो आपके दो मेथड हैं, या तो आप नेचर मालूम कर लें या तो आप ऐसे कर लें, जो आपको ईजी लगे। तो अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले आप जो है बड़े अकाउंट्स लिखा करें, कैश, बैंक, परचेज, सेल्स, कैपिटल। उसके बाद फिर आपको जो लिखना लिखें। तो सबसे पहले कैश का हमारे पास है बैलेंस 1170, जो कि हमें पूरा करना है अगले महीने का। ट्रायल बैलेंस बेसिकली सारे बैलेंसेस शो करता है कि अगले महीने में आपको क्या पूरे करने हैं, ताकि आप ट्रायल बैलेंस जब पढ़ते हैं तो आपको पता चले कि कौन कौन से पैसे हैं जो आपको आने हैं, कौन कौन से पैसे हैं जो आपको पे करने हैं वगैरह वगैरह। 1155 बैंक का है। परचेज परचेज का हमारे पास है 3220। ठीक है, ये सारे क्रेडिट पे निकले हुए हैं। अब देखिए सेल्स जो है डेबिट वाली साइड पे क्लोजिंग निकला हुआ है, तो ये ट्रायल बैलेंस में अपोजिट साइड पे जाएगा क्रेडिट वाले पे, और हमें पता है सेल्स क्रेडिट इन नेचर होता है। दोनों वे से हम देख सकते हैं। 2620 सेल्स 2620। इसके बाद कैपिटल भी हमें पता है क्रेडिट इन नेचर, और ये भी डेबिट वाले साइड पे निकला हुआ होगा, ये देखें। तो 8000 है इसकी वैल्यू। तो देखें सारे बड़े अकाउंट्स हो गए, कैश, बैंक, परचेज, सेल्स, कैपिटल। ये हमेशा आप सीक्वेंस रखिएगा इसी तरह। अब हम चलते हैं लाइन वाइज। अब जो जो आएगा हम पहले लिख लेंगे। ये चारों हो गए, ये कैपिटल हो गया। अब एल फ्रैंक का हमारे पास यहाँ पे निकला हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस में इस साइड पे जाएगा। तो हम जो है इसकी 532 एल फ्रैंक का लिख लेते हैं। 532 एल फ्रैंक का हमने लिख लिया। जी बायर्स, क्योंकि ये हमारे सारे क्रेडिटर्स हैं, इनको हमें पे करना है, तो जी बायर्स का अकाउंट क्लियर है। पी ली का 1767, पी ली 1767, पी ली का हमने लिख लिया। उसके बाद जो है हमारे पास वेजेस एक्सपेंस, तो हमारा ये डेबिट वाले साइड पे आएगा 220 वेजेस 220। वेजेस के बाद है जेएस नो का भी डेबिट वाले साइड पे 295।
जे स्नो 295, जे स्नो का हो गया, के पार्क का 970, उसके बाद है हमारा बी टाइलर का अकाउंट क्लियर है, ये इसका कोई क्लोजिंग नहीं है, इसका क्लोजिंग ज़ीरो है। अगर आपको शो करना है तो आप ज़ीरो शो कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर वही कन्फ्यूजन होगी कि कहाँ शो करें, डेबिट पे क्रेडिट पे, तो आप शो ही ना ही करें, बेहतर है। अगर आपको नेचर पता है तो आप पढ़ लें, वैसे तो हमें पता है कि ये हमारा डेप्टर है क्योंकि हमने इसको सेल की है, तो हम जिसने हमें पैसे नहीं दिए हैं, लेकिन क्योंकि इसका अकाउंट पूरा क्लियर है, उसने बाद में हमें पैसे दे दिए थे, तो क्लोजिंग निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिक्सचर्स का हमारे पास डेबिट वाले साइड पे 740, स्टॉप एलटीडी का क्लियर है, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड 101, रिटर्न आउटवर्ड, वैसे रिटर्न आउटवर्ड भी हमें पहले लिखना चाहिए था, चलो अब नहीं लिखा, तो कैपिटल वगैरह के बाद लिख लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन चलें कोई मसला नहीं। जी प्रिंस 1000, वैसे बेसिकली वो 5 वर्ड हैं। जी प्रिंस 1000, जी प्रिंस 1000 हमने लोन लिया था, और वैन की है 6250, वैन 6250। तो अब हम इसका निकालेंगे टोटल और देखते हैं क्या हमने सारा सॉल्व सही किया है, क्या हमारी ट्रायल बैलेंस इक्वल आती है, क्या हमारा बिजनेस सही चल रहा है, या हम कोई घाटे वाटे में जा रहे हैं, या हमारा कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट हो रहा है, ये देखते हैं। प्रॉफिट वाला भी अभी आएगा हमारा इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी हमारा बहुत जल्द आने वाला है। £6250, 12,980 पाउंड, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड की, यानी कि क्रेडिट वाले साइड की। 2620 की सेल्स, 8000 की तो खाली यहाँ पर कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट 532, 1767, 101, 1000, ये आया है 14,020। तो इस बार भी हमारा इक्वल नहीं आया, लग रहा है हमने फिर से कहीं पे जो है मिस्टेक कर ली है, तो वो हम मिस्टेक अब चेक करते हैं कि हमने मिस्टेक कहाँ की है। अब हम इनका ज़रा एक दफ़ा टोटल देख लेते हैं, हो सकता है हमने कोई वैल्यू कम ज़्यादा कर दी हो। 1101, ये क्रॉस चेक करना चाहिए हमेशा। 532, 8000, 2000, ये बिल्कुल सही है। ओह, इसके बाद ये वाली साइड की हम देख लेते हैं। 6250, 740, 970, 295, 220, 3220, ये देखें, ये 1155 है, यहाँ पे 115 लिख दी है, ये आ गई इक्वल। तो हमेशा क्रॉस चेक किया करें अपने सवाल को। काफ़ी उम्मीदें थी कि इस बार ब्लंडर नहीं होगा, लेकिन ये चले कैलकुलेशन में ब्लंडर नहीं, हमने मिस टाइपिंग हो गई। तो इसी के साथ हमारा आज का सवाल कंप्लीट होता है, ट्रायल बैलेंस विद लेजर्स। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.3, मेरे ख्याल से वो भी इसी के जैसा होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर हमारे ट्रायल बैलेंस पे बेस कर रहा है। आपको कहीं पे कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जितने जल्दी हो मैं जवाब दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब वो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।